इनिशियली धंधा बिल्ड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए पैसा, आइडिया, नेटवर्क और टीम। भैया लोग गोबर जो होता है ना, गाय का गोबर, उसके कंडे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नीम की दातून एक्सपोर्ट कर रहे हैं छोटे छोटे गांव से। डोंट अर्न मनी, बिल्ड वेल्थ। तो ये पुअर माइंडसेट और रिच वाला जो माइंडसेट है, इसमें माइंडसेट में क्या डिफरेंस है? एक बिजनेसमैन जिस दिन अपने धंधे के पैसे को निकाल के कहीं और डाइवर्ट करता है, वहां से उसके बिजनेस की पतन की शुरुआत हुई। भारत देश के अंदर सदियों से स्कैम चल रहे हैं। इट इज नॉट ए हर्षद मेहता स्कैम, इट इज अ पीवी नरसिम्हा राव स्कैम। और वो स्कैम उन्हीं के साथ होते हैं जो क्विक रिच मनी बनाने में लगते हैं। जैसे एमएलएम में बहुत सारी कंपनियां आई। हम अपने बच्चों को क्या सिखाते, बेटा गलती नहीं करना है, गलत सिखाते हैं। मैं बोलता हूं जिस व्यक्ति ने जीवन में गलती नहीं की ना, वो कभी 50 लाख या 1 करोड़ की वैल्यू जनरेट करने लायक बनेगा ही नहीं। हम बड़े स्टार्टअप्स को देख के ये सोचते हैं कि यार ये सफल हो गए। भारत सरकार का आंकड़ा ये बोलता है कि 100 में से 95 स्टार्टअप फेल हो रहे हैं। 50,000 से कम के इन्वेस्टमेंट से सर बिजनेस शुरू करना है, ऐसे मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों के आते हैं। तो इसलिए आज मैं दोस्तों एक ऐसे गेस्ट को अपने पॉडकास्ट पे लेके आया था जो बहुत सारे लोगों को स्मॉल बिजनेसेस शुरू करने में, अपस्केल करने के लिए कोच करते हैं, मेंटरशिप देते हैं। चित्रेश भाई को आज मैं पॉडकास्ट पे लाया था। उन्होंने कम से कम 10 बिजनेस आइडियाज़ ऐसे दिए हैं जिनको 50,000 से कम के इन्वेस्टमेंट में शुरू किया जा सकता है। तो पहले हमने माइंडसेट की बात की है इस पॉडकास्ट में कि कैसा माइंडसेट आपको चाहिए। फिर हमने उन तरीकों की बात की है जिससे बिजनेसेस सक्सेसफुल हो सकते हैं, वो गलतियां जिससे लोगों के बिजनेसेस फेल होते हैं। और फिर हमने बात की है उन बिजनेस आइडियाज़ की। इन्होंने कुछ लाइव एग्जाम्पल्स दिए हैं उन ब्रांड्स के, उन बिजनेसेस के जो इन बिजनेसेस को करके सक्सेसफुल हुए हैं। अगर आपको उन पर्टिकुलर बिजनेसेस के बारे में ज्यादा डिटेल में जानना हो तो आप उस बिजनेस का कमेंट में नाम लिख देना और हम आपको कोशिश करेंगे चित्रेश भाई कि आपको उस बिजनेस की कंप्लीट इंफॉर्मेशन दें। सो लास्ट तक देखना और एक छोटा सा सपोर्ट आप लोगों से चाहिए। आपके लिए इतने अच्छे अच्छे पॉडकास्ट लेके आता हूं, तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लेना ताकि मुझे भी उससे सपोर्ट मिले, मैं और अच्छे गेस्ट को लेके आ सकूं। सो इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज डू इट एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू चित्रेश भाई। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज मुझे बोलना है क्योंकि जब जब कोई बिजनेस की बातें होती है ना, तो लोग आपके पॉडकास्ट का रेफरेंस ज़रूर देते हैं कि आपके पॉडकास्ट पे जो लोग आते हैं उनका इंटेलेक्चुअल लेवल बिजनेस वाला बड़ा उम्दा है। तो कोई पूछता भी है ना कि बिजनेस लेसन्स कहाँ से लूँ, मैं बोलता हूँ 4-5 लोगों के पॉडकास्ट देखने शुरू कर दो। राहुल जी का पॉडकास्ट देखना शुरू कर दो, सर्वेश मिश्रा जी का पॉडकास्ट देखना शुरू कर दो, सुरेश सर का पॉडकास्ट देखना शुरू कर दो, अपने आप लेसन्स मिलने शुरू हो जाएंगे। थैंक यू सो मच तारीफ के लिए चित्रेश भाई। कोशिश करेंगे ऑडियंस को ना हम ग्राउंड वाली वैल्यूज दे पाएं जो वो इम्प्लीमेंट कर सके लाइफ में, है ना। आपका मैं कंटेंट देखता हूँ, काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ आपको। तो आप एक चीज़ बोलते हैं कि 50 लाख रुपए की वैल्यू 5 मिनट में क्रिएट की जा सकती है। तो फिर कोई 12 घंटे डेली ग्राइंड क्यों करेगा अपने आप को? सर 50 लाख की वैल्यू क्रिएट करने के लिए शुरुआत में तो अपने आप को 12 घंटे ग्राइंड करना ही पड़ेगा। मतलब ये लोगों का परसेप्शन गलत है कि हम 50 लाख की वैल्यू ऐसे ही क्रिएट कर लेंगे। अभी हमारी पॉडकास्ट के पहले भी ये जो चर्चा हो रही थी, जिस व्यक्ति ने जीवन में 10-12 घंटे लगातार कुछ सालों तक चप्पल घिसी है, चप्पल घिसी मतलब ऑन ग्राउंड जाके प्रैक्टिकल रिसर्च की है, ऑन ग्राउंड जाके प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस की हैं, ऑन ग्राउंड जाके गलतियां की हैं, वही व्यक्ति इस लायक बनेगा कि आप 5 मिनट में 50 लाख की वैल्यू क्रिएट करवा सको। मैं आपको एक एग्जांपल से बोलता हूं। हमारे भोपाल में एक साड़ी वाले हैं, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा। वो पिछली 3 जनरेशन से साड़ियां बेच रहे थे। 3 जनरेशन से साड़ी बेचने का तो उनको परफेक्ट नॉलेज था, कपड़े सिलेक्शन का परफेक्ट नॉलेज था, कस्टमर की रिक्वायरमेंट का परफेक्ट नॉलेज था, पर वो अपना वो मोड एक्सपेंड नहीं कर पा रहे थे जो वो डिजर्व करते थे। उन्होंने एक छोटा सा परिवर्तन किया, एक प्रीमियम लॉन्च बनाया अपनी दुकान के पास। जैसे ही प्रीमियम लॉन्च बनाया, जो उनकी एवरेज टिकट साइज 2 लाख 3 लाख होती थी, वो एवरेज टिकट साइज 3 लाख से 12 लाख 15 लाख हो गई। पर ये कब हुआ? जब उनके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था, उन्होंने चप्पलें घिसी, उनको पता था कि मेरे कस्टमर का पेन पॉइंट क्या है, उनको पता था कि मेरा कस्टमर क्यों कम खरीदारी मेरे पास कर रहा है। तब वो बड़ी वाली वैल्यू आई। तो 50 लाख नहीं, आप 1 करोड़ रुपए अपने 5 मिनट के ले सकते हो, पर वो 1 करोड़ की वैल्यू बनाने के लिए आपको 2-5 साल चप्पल घिसनी ही पड़ेगी। आपको रियल ग्राउंड पे जाके काम करना ही पड़ेगा।
हम बड़े स्टार्टअप्स को देख के ये सोचते हैं कि यार ये सफल हो गए। भारत सरकार का आंकड़ा ये बोलता है कि 100 में से 95 स्टार्टअप फेल हो रहे हैं। तो आप वो केवल 5 को क्यों देख रहे हो? उन 95 को भी तो स्टडी करिए, वो 95 फेल क्यों हुए वो भी देखिए। मान लीजिए आज मुकुल के दिमाग में एक आइडिया आया कि मेरे को वीडियो का एक बड़ा काम करना है, प्रोडक्शन का एक बड़ा काम करना है। अब मुकुल का पहला काम क्या होना चाहिए? रिसर्च करना। आज के बच्चे अचीवमेंट तो चाहते हैं, पर अचीवमेंट के पहले के काम नहीं चाहते हैं। वो रिसर्च नहीं करेंगे, ऑब्जर्वेशन नहीं करेंगे, हिट एंड ट्रायल करके नहीं देखेंगे। हम अपने बच्चों को क्या सिखाते? बेटा गलती नहीं करना है, गलत सिखाते हैं। मैं बोलता हूं जिस व्यक्ति ने जीवन में गलती नहीं की ना, वो कभी 50 लाख या 1 करोड़ की वैल्यू जनरेट करने लायक बनेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि जीवन में क्या नहीं करना है। आज आप बताओ, आपने अपना स्टार्टअप बनाया, आज आप करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं। क्या आपने स्टार्टअप करने के पहले समय में गलतियां नहीं की थी? बहुत सारी की थी। यदि वो गलतियां नहीं की होती तो आपको पता चलता कि क्या नहीं करना है। आपके जैसे हजारों सेम बिजनेस कर रहे थे, हजारों में से आप एक बचे हैं। क्यों? क्योंकि आपने वो गलतियां की, उससे लर्निंग की, फिर वो गलती सुधारी, गलती की, लर्निंग की, गलती सुधारी। ये जो प्रोसेस फॉलो करेगा 2-5 साल लगातार, वही इस लायक बनेगा कि वो कुछ वैल्यू दे पाए। मैंने 17 बिजनेस में फेल हुआ हूं सर। मैं 1 में नहीं, 2 में नहीं, 3 में नहीं, 4 में नहीं, 17 बार फेल हुआ हूं मैं। हर बार जब जब फेल हुआ हूं तो कुछ दिन मंथन में अपने आप साथ बैठा कि यार क्या गलतियां हो रही हैं, क्यों अनसक्सेसफुल हुआ। और जब वो गलतियां फाइंड आउट हुई तो आज उन्हीं 17 बिजनेस में जिसमें मैं फेल हुआ हूं, उन 17 बिजनेस का मैं मेंटर हूं, उन्हीं फील्ड का अलग अलग। तो वो गलतियां मैंने खुद की थी, अब मैं अपने मेंटी को गलती करने से बचाता हूं। तो मैं बोलता हूं यदि आपने जीवन में 100 में से 90 गलतियां बचा ली सीख के, तो आपके जीवन में जो 10 गलतियां वो तो होने दो ना, उससे तो आप मजबूत बनोगे, उससे स्किल सेट मजबूत बनेगा, उससे आपका माइंड सेट मजबूत बनेगा, उससे आपको बार बार उठ के खड़े होने की हिम्मत आती है। एक बार गलती की, फेल हुए, गिरे, अब आप उठे तो ये आपके अंदर नर्वस सिस्टम में पहुंच गया कि मुझे फेलियर होने के बाद उठना है। फिर कितनी भी बड़े ब्लंडर होने दो, एक ब्लंडर 4 बार मत करो, एक ब्लंडर बार बार मत करो, पर गलतियां तो होती हैं और वो करनी चाहिए। तो 50 लाख नहीं, 1 करोड़ आप ले सकते हो, पर वो 1 करोड़ का आदमी बनने के लिए आपको कुछ साल लगातार काम करना पड़ेगा, फील्ड पे लगातार ऑन ग्राउंड अपने आप को घिसना पड़ेगा। अब देखो जिसने भी ये किया है वो सब सफल हुए हैं। ओके चित्रेश भाई, आप ये भी बोलते हो डोंट अर्न मनी, बिल्ड वेल्थ। तो ये पुअर माइंडसेट और रिच वाला जो माइंडसेट है, इसमें माइंडसेट में क्या डिफरेंस है? सब कुछ भी डिफरेंस नहीं है। एक छोटी सी बात जो लोग नहीं समझते हैं, लोग पूरा फोकस करते हैं क्विक मनी कमाने में। भारत देश के अंदर सदियों से स्कैम चल रहे हैं और वो स्कैम उन्हीं के साथ होते हैं जो क्विक रिच मनी बनाने में लगते हैं। जैसे MLM में बहुत सारी कंपनियां आई, 5 साल में पैसा डबल कर देंगे, 2 साल में पैसा डबल कर देंगे, लोग वहां जाके फंस जाते हैं। आज ड्रीम 11 में जाके बच्चे फंस रहे हैं। जितनी भी ऐसी स्कीम है जहां पे क्विक मनी मिल रही है, वहां पे लोग फंस जाते हैं। और जितने भी ऐसी जगह है जहां पे आदमी लॉन्ग टर्म का सोच के काम करता है कि भाई आज मैं ये पाइपलाइन बिछा रहा हूं, इसको बिछाने में मुझे 4 साल लगेगा, 5 साल लगेगा, 6 साल लगेगा, पर 6 साल तक मैं इस पर लगा रहूंगा। फिर उसमें आप पानी बेचो, दूध बेचो, ऑयल बेचो, सब बेचो ना। फिर तो आपको टैप बस ऑन करके देने लोगों को, सब्सक्रिप्शन दे दिया, भैया टैप खोलो, जितनी देर टैप खोलेगा उतना पैसा लगेगा। तो माइंडसेट केवल एक ही लाइन का फर्क है दोस्त, या तो आप तुरंत क्विक कमाने में दिमाग लगाओ, या आप लंबे समय तक लगातार कमाने में दिमाग लगाओ। तो मैं बोलता हूं पैसे मत कमाओ, वेल्थ बनाओ। वेल्थ होती है लोग। आज राहुल भाई से मेरे रिलेशन है मान लो, तो एक वेल्थ है ना मेरे पास। आज मान लीजिए किसी व्यक्ति को कपड़े का काम स्टार्ट करना है, वो कहीं पे भी जाएगा 2-3 साल तो बर्बाद करेगा, पर यदि वो व्यक्ति 6 महीने आपके पास इंटर्नशिप कर ले, मैं बोलूं राहुल भाई ये मुकुल मेरा छोटा भाई है, इसको ये बिजनेस सिखाना है, 6 महीने अपने पास इंटर्नशिप पर रख लो, तो उसका 2.5 साल बचेगा ना। यही तो वेल्थ है ना। आप पैसा कमाने के बाद करते क्या हो? उससे समय बाय करते हो ना। यदि किसी का 2.5 साल बचा दिया तो वो भी तो वेल्थ ही है ना भाई।
तो मैं बोलता हूं पैसे कमाने में ध्यान मत दो, लोग कमाओ, क्योंकि लोग कमाओगे तो वेल्थ चल के आएगी, आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लक्ष्मी माँ खुद आपके पास आएंगी जब आप वेल्थ कमाने में ध्यान दोगे। तो मैं जीवन में एक ही चीज पे विश्वास करता हूं, पैसा चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर जिससे संबंध बने हैं वो संबंध नहीं जाने चाहिए, वो रिलेशन नहीं जाने चाहिए। क्योंकि कौन सा रिलेशन आपके जीवन में करोड़ों देने बनाया परमात्मा ने, वो आपको आज नहीं पता, पर जिस दिन वो करोड़ों आएंगे तब पता चलेगा, अच्छा यार इससे मैं 10 लाख के लिए झगड़ रहा था, ये तो मुझे करोड़ों देने के लिए परमात्मा ने दिया और मैं 10 लाख के लिए इससे झगड़ रहा था। तो वो वेल्थ क्रिएट करता है कब, जब आप उस माइंडसेट से काम करो कि यार आज यदि राहुल के और मेरे बीच में 10 लाख रुपए को लेकर कोई मतभेद हो भी गया, लेट्स फॉरगेट इस, इंटेंशन अच्छा है ना, आपका भी अच्छा है, राहुल का भी अच्छा है, इंटेंट देखो, यदि इंटेंट अच्छा है तो उसको लेट गो करने दो, जाने दो। अभी हम जो बात कर रहे थे, लोग माफ करना नहीं सीखते, लोग ग्रेटिट्यूड करना नहीं सीखते। आप बताइए, जितनी गलतियां जितने धोखे आपको जीवन में मिले, उसने आपको धोखा दिया है या लर्निंग दी है? मौका दिया। दिया ना, लर्निंग दी है। हर धोखे ने अपने को मौका दिया, लर्निंग दी है। यदि वो धोखे नहीं आते तो आप राहुल नहीं बनते। आप कर रहे होते कहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाते, कहीं कर रहे होते 2-3-4 लाख रुपए की नौकरी। तो जब जब आपके जीवन में ऐसा कोई मौका आया, वो वेल्थ क्रिएट करने के लिए परमात्मा ने आपको नेक्स्ट स्टेप पे भेजा। जैसे मैं 17 बार फेल हुआ मान लो, हर बार पहले मान लीजिए मैं सैकड़ों का धंधा करता था, फिर हजारों का धंधा करना शुरू किया, फिर लाखों का किया, अब करोड़ों का कर रहा हूं। हर बार परमात्मा ने इतना इतना आशीर्वाद दिया मेरे ऊपर कि पिछले वाले मौके से बड़ा मौका मुझे मिला। तो परमात्मा ने करवाया मुझसे। किसी धंधे में हम 2 लोगों ने मिलकर धंधा किया और शायद मेरे से गलती हुई हो, पर मुझे लगा कि राहुल से गलती हुई। जैसे ही वहां से बाहर निकला तो उससे बड़ा मौका दे दिया भगवान ने। हर बार पुराने से बड़ा, हर बार पुराने से बड़ा, हर बार पुराने से बड़ा। तो माइंडसेट केवल यही है कि आप लॉन्ग टर्म का सोच रहे हो या शॉर्ट टर्म का सोच रहे हो। यदि लॉन्ग टर्म का सोचोगे तो लाखों भी आपको लगेगा कि इतना मेरा नुकसान हो गया, और आप जब लॉन्ग टर्म का सोचोगे तो आपको लगेगा यार ये तो मेरे लिए बहुत छोटी रकम थी, भगवान ने मुझे बड़े काम के लिए बनाया है। तो बस इतना ही फर्क है कि आप शॉर्ट टर्म का सोच लो या लॉन्ग टर्म का सोच लो। ओके। आप कहते हो चित्रेश भाई कि मुझे महीने का 2-3 लाख रुपए मत दो फीस, मेरे को साल का पहले अपना 3 करोड़ बिल्ड करो तब मेरे को फीस देना। तो ये प्रैक्टिकल है इन नेचर? आप रियल लाइफ में ऐसा करते हैं? सर देखो, 10 लोगों को तो आप जानते हो जिनके साथ मैं कर रहा हूँ, है ना। नाम लूंगा तो लोगों को लगेगा मैं प्रमोट कर रहा हूँ। फिर भी मैं क्या सोचता हूँ इसके पीछे कि एक बिजनेस को शुरुआत में सबसे बड़ी चीज़ क्या चाहिए होती है। यदि आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो सबसे बड़ी चीज़ें आपको क्या क्या चाहिए, हम 4-5 चीज़ें पूछते हैं। आप ही बताइए, जब आपने बिजनेस शुरू किया तो आपको 4-5 इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या चाहिए थी? सबसे पहले तो मनी, कैपिटल, मनी, ठीक है, मैन पावर, कॉन्सेप्ट या फिर आइडिया, हाँ, और मे बी ऑफिस स्पेस, ठीक है, और बिजनेस बिल्ड करने के लिए नेटवर्क, है ना, यही चीज़ें चाहिए। हाँ। यदि ये 5 चीज़ें किसी को पहले दिन मिल जाए तो उसका व्यापार जिसके पास नहीं है उससे कुछ तो बढ़ोतरी होगी। अब ये 5 चीज़ों में से आपके जो मेन फ्यूल है, जो पेट्रोल है, पैसा, यदि आप वो पैसा पहले दिन से ही चूसना शुरू कर दो उस बिजनेस में से, तो क्या उसकी ग्रोथ जल्दी होगी? नहीं होगी, संभव ही नहीं है। यदि गाड़ी में पेट्रोल नहीं होगा तो गाड़ी चलेगी कैसे? तो मैं ऐसा सोचता हूं कि पहले हम बिजनेस को इतना सस्टेनेबल बना लो मिलके। भाई यदि मैं तुम्हारे बिजनेस में मेंटर हूं या पार्टनर हूं तो मेरी भी जिम्मेदारी है ना। अब एक तरीका है कि मैं आपसे हर महीने 2 लाख रुपए कंसल्टेशन फीस ले लूं या एक एक्स अमाउंट कंसल्टेशन फीस ले लूं। दूसरा तरीका है कि इस कंसल्टेशन फीस को भी मैं इन्वेस्टमेंट बना दूं और पहले कंपनी को ग्रो करूं, तो शायद कल आप 2 करोड़ देने लायक बन जाओगे। तो यदि आदमी का इंटेंट अच्छा है तो उसके साथ मेहनत करेंगे। और कई बार ऐसा होता भी है कि किसी ने शुरुआत में अच्छे से काम किया, बाद में वो बोला मुझे आपके साथ काम नहीं करना, तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जो कर्म कर रहा हूं उसका अकाउंट तो जहां कैलकुलेट हो रहा है वहां से रिटर्न तो हर व्यक्ति को आया है, तो मुझे भी आएगा ही आएगा। तो मुझे लगता है इनिशियली यदि उसको फंड का सही सपोर्ट मिल जाए तो उसका ग्रो होना बहुत आसान होता है। जैसे आज अभी अपने साथ दुर्वेश था, दुर्वेश ने जब कंपनी शुरू की तब से मैं उसके साथ हूं।
आज उसकी कंपनी इस लायक बन गई है कि वो करोड़ों निकाल सकती है कंपनी से, पर कल नहीं थी। तो हम लाख लाख रुपए यदि ले भी लें, 2-2 लाख रुपए ले भी लें, तो साल का कितना लेंगे? 25 ही लाख होगा ना। पर आज उसकी कंपनी यदि करोड़ों देने लायक बन गई, तो ये 25 लाख जो उस समय नहीं निकाले गए थे ना, उसके कारण ही बनी। यदि उस समय 25 लाख निकल जाता तो ये नहीं बन पाती। और ये हर बिजनेसमैन जो ये पॉडकास्ट देख रहा है वो समझ सकता है। इनिशियली धंधा बिल्ड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए पैसा, आइडिया, नेटवर्क और टीम। पैसा भी मैं उससे बोलता हूं भाई पैसे की भी चिंता मत कर, यदि तेरे आइडिया में दम है, छोटे लेवल पे एक बार सक्सेस होकर दिखा। चल 4 क्लाइंट मैं ला के देता हूं, तो उसको संतुष्ट करके दिखा। यदि वो 4 क्लाइंट ने बोला मुझे पसंद नहीं आया, चुपचाप पैसे वापस कर देना, कोई डिस्कशन नहीं। और 4 क्लाइंट सफल हैं तो इन 4 से 400 लाने की जिम्मेदारी मेरी। तू खाली धंधा संभाल, धंधा कैसे आएगा वो मैं बताता हूं। तो मुझे लगता है इनिशियली आप धंधा बिल्ड करने में यदि आप मेंटर हो तो आपकी जिम्मेदारी पैसे लगाओ, निकालो मत। यदि आप ट्रू मेंटर हो और ट्रू उसके वेल विशर हो तो, क्योंकि यदि आप पैसा ले रहे हो तो आप सेल्फिश होकर अपना सोच रहे हो, उसका नहीं सोच रहे हो जिसके साथ आप काम कर रहे हो। ये मेरी सोच है, गलत है सही है परमात्मा जाने, पर मैं यही सोचता हूं और यही कर रहा हूं। ग्रेट। आप चित्रेश भाई बहुत सारे लोगों को कंसल्टिंग करते हैं और आप बोलते हैं कि मैं महीने में 5 ही दिन काम करता हूं और 25 दिन फैमिली के साथ स्पेंड करता हूं। वो कैसे प्रैक्टिकल है, कैसे फिजिबल है? सर इसका जवाब वैसे पहले मैं दिया, फिर से दे देता हूं। इसके लिए सर मैंने अपने 10-15 साल हार्डवर्क कर चुका हूं। वो हार्डवर्क से जो नेटवर्क बना, वो हार्डवर्क से जो लर्निंग मिली, वो नेटवर्क से जो टीम बनी, ये टीम नेटवर्क मिलके ये काम कर रहे हैं। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। आज मैं केवल एक फोन कर देता हूं, मान लो राहुल भाई नोएडा आए, तो मुझे एक फोन करना है आशीष भैया को, आशीष भैया राहुल भैया आ रहे हैं, इनके 5 पॉडकास्ट लाइनअप करवा देना। ये 5 लोगों से कोऑर्डिनेट मैंने कर दिया है व्हाट्सएप पे, ये 5 लोग आ जाएंगे, इतने इतने बजे कर लेना। अब इस काम में मेरा कितना समय गया? तो मुझे लगता है कि 2 प्रकार की कमाई होती है। एक कमाई होती है पैसा कमाया, फिर उससे टाइम खरीदा। एक होता है कि पैसा कम कमाया और टाइम ज़्यादा खरीदा। तो मैं पैसा कम आएगा चलेगा, पर मुझे खुद के लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरे चाहने वालों के लिए समय निकालने में ज़्यादा आनंद आता है, और वही मैं कर रहा हूँ। और जब से मेरे परिवार में एक खुशी आई, मेरा बेटा आया, तब से मैंने सोचा कि यार जीवन में थोड़ा कम कमाऊंगा चलेगा, पर इसका बचपन में दोबारा देख नहीं पाऊंगा। ये एक बार बड़ा हो गया जिस दिन, उसके बाद ये दोबारा छोटा कभी नहीं होगा। पैसा तो दोबारा फिर कमा लूंगा। तो इंस्पिरेशन मुझे मेरे एक मित्र हैं पंकज भाई, और एक मित्र हैं परीक्षित जुगन पुत्रा जी। जब मैं फादर बनने वाला था, उन्होंने 2-3 सवाल मुझसे पूछे। उसने मोटिवेट किया कि महीने में 5-7 दिन काम करूंगा, बाकी 20 दिन तो मैं अपने बच्चे के साथ ही समय बिताऊंगा। आप बोलते हैं चित्रेश भाई डोंट सेल टाइम, सेल एक्सपीरियंस। इसका ये एआई वर्ल्ड जो है जहाँ पे बहुत सारा एम्प्लॉयज़ जो हैं वो जेनजीज है, इसमें इस बात का क्या मतलब है डोंट सेल टाइम, सेल एक्सपीरियंस? सर देखिए, एआई वो सारे काम करेगा जो ऑनलाइन अवेलेबल है, पर जो यहाँ आपके पास एक्सपीरियंस इकट्ठा हुआ है वो एआई आज भी नहीं कर पाएगा और 100 साल बाद भी नहीं कर पाएगा। अभी मोदी जी की एक क्लिप बड़ी वायरल हो रही है कि आप एआई को कमांड दो कि लेफ्ट हैंड से लिखते हुए एक फोटो दो, 10 की 10 फोटो राइट हैंड से आती हैं उसके पास। क्यों? क्योंकि उसके पास जितने इनपुट गए हैं वो राइट हैंड वाले ही गए हुए हैं, लेफ्ट हैंड वाले उसके पास इनपुट ही नहीं है। जब उसके पास इनपुट ही नहीं है तो आउटपुट कैसे आएगा? अब यहां बताइए एआई कैसे सफल होगा और एक्सपीरियंस कैसे सफल होगा? पर आप एक एक्सपीरियंस आदमी से बोलोगे कि भाई लेफ्ट हैंड से एक फोटो बना दो, तो वो ड्राइंग करके बना लेगा, क्योंकि उसके पास क्या है? एक्सपीरियंस, जो एआई के पास नहीं है। तो मुझे लगता है कि यदि जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बोला, जैसे आज आपके पास एक वुमेन्स वेयर का ब्रांड बनाने का एक्सपर्टीज आ गया है, तो क्या ये काम जो आज कुर्बत कर रहा है, क्या ये काम आप एआई को कमांड देके उससे इंस्ट्रक्शन लेके सेट कर पाओगे आज भी? वो तो कर करके ही आया ना आपको। तो एआई वो सारे काम कर सकता है जो रिपीटेबल है, और रिपीटेबल काम के लिए एक्सपीरियंस नहीं चाहिए था, एसओपी बस चाहिए होता है, एक सेट प्रोसेस बस चाहिए होता है। तो जो भी काम एसओपी से किए जा सकते हैं, सेट प्रोसेस से किए जा सकते हैं, वो एआई हमेशा रिप्लेस कर पाएगा। पर जो काम चप्पल घिस के एक्सपीरियंस से आता है, जो काम लोगों से मिलके बात करके आता है, वो एआई कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। ओके। तो जैसे जैसे एआई पे डिपेंडेंसी बढ़ेगी,
वैसे वैसे एक्सपीरियंशियल लोगों की कंसल्टेशन फीस बढ़ेगी। जिनके पास जितना गाढ़ा एक्सपीरियंस है, जितना पक्का एक्सपीरियंस है, आज वो यदि 2 लाख रुपए घंटे का चार्ज कर रहे हैं, कल 5 लाख करेंगे, फिर 10 लाख करेंगे, फिर 20 लाख करेंगे, क्योंकि उनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। अपन एक जनरल चर्चा करते हैं, यदि आपको सर्दी जुकाम होती है तो आप मेडिकल स्टोर से भी दवाई ले लेते हो, पर यदि कोई ऐसी चीज है जो खुदा ना करे, भगवान ना करे कभी हमें हो, यदि मान लो हमें हार्ट की कोई समस्या हो गई, तो क्या आप मेडिकल स्टोर वाले से दवाई लेते हो? फिर आप किसके पास जाते हो? स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट किसके पास जाते हो? स्पेशलिस्ट में भी किसके पास जाते हो? कार्डियो। जिसके पास 5-10 साल का एक्सपीरियंस हो उसी के पास जाते हो ना। जिसके बारे में मान लो अरोरा जी ने बता दिया कि यार फलाना डॉक्टर बड़ा अच्छा है, उसी के पास जाते हैं हम, उसी के पास रेफरेंस देते हैं। किसी ने आज ही काम शुरू किया, आप उसके पास भेज दोगे किसी को? तो वहां क्या बिक रहा है? एक्सपीरियंस। अब वो 1 घंटे का एक घंटा भी छोड़ दीजिए, आप ऐसे नफ्स पकड़ेगा, आपसे 4 सवाल पूछेगा, कहेगा 5,000 रुपये फीस। अब आप वहां पे क्या बोलोगे कि AI तो ये काम 2 मिनट में कर देता सर, फ्री में कर रहा है, बोलोगे क्या? ऑप्शन ही नहीं है। जहां एक्सपीरियंस, केवल एक्सपीरियंस ही काम आएगा, मतलब जहां एक्सपीरियंस हो केवल एक्सपीरियंस ही काम आएगा, उसको कोई रिप्लेस कर ही नहीं सकता। उसकी कीमत दिन प्रतिदिन बढ़नी ही है, घटनी कभी नहीं। ओके चित्रेश भाई, अब बात करते हैं बिजनेस स्टार्ट करने की। तो जब बिजनेस कोई स्टार्ट करना चाहता है उस टाइम उसको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कैसा उसका माइंडसेट होना चाहिए स्टार्ट करते वक्त? सर मैं बोलता हूं केवल 2 चीज़ों का भी, आज 20 साल से 25 साल के बच्चे केवल 2 चीज़ों का बस ध्यान दे देना, केवल 2 चीज़ें, वो सफल बिजनेसमैन बन ही जाएगा। संभावना नहीं बोल रहा हूं मैं, 100% बन जाएगा, गारंटी से बोल रहा हूं। पहला, अपने आप को मेंटली तैयार रखो कि मेरे को 6 महीने 1 साल किसी के पास फ्री में भी काम करना है तो मैं करूंगा। और दूसरा, जिस काम को करने का आपके मन में आइडिया आ गया है ना, उस पर मैं कम से कम 6 महीने 1 साल रिसर्च करूंगा। ये 2 काम जिसने कर लिए ना सर, फिर पैसे की भी जरूरत नहीं है बिजनेस में। मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको। मैं जबलपुर का रहने वाला हूं, तो जबलपुर के आपको एग्जाम्पल से एक समझाता हूं। मेरे घर के नज़दीक में एक मशरूम का उत्पादन करने वाली फैमिली है। अब तो फैमिली इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सब उसी काम में लगे हुए हैं। सर उन्होंने जबलपुर से बाहर कहीं जाके किसी के यहाँ पहले 6 महीने 1 साल काम किया, मशरूम लगाना सीखा, सब उसका काम सीखा। आज उस फैमिली के साथ 2 रेस्टोरेंट हैं थाईलैंड और बैंकॉक में, एंड दे आर अर्निंग मिनिमम 5 to 10 CR इन अ ईयर। और ये पूरी जर्नी मैंने अपने आंखों से देखी है। जितने कमरे में हमारा स्टूडियो, इससे छोटे कमरे में उन्होंने कल्टीवेशन शुरू किया था, यहां से लेके आज हजारों टन एक्सपोर्ट करने का उनका काम हो गया शुरू। तो उन्होंने पहले क्या किया, पहले 6 महीने 1 साल किसी के यहां जाके सीखा, चप्पल घिसी, एक एक गलतियां, एक एक खूबी, सब कुछ पकड़ा कि यार ये आदमी ने ये अच्छा काम किया, ये गलती की, ये अच्छा काम किया, ये गलती की। ये ऑब्जर्वेशन और 6 महीने 1 साल सीखने का इंटर्नशिप जैसा काम, दोनों जब एक साथ हुए, उन्होंने 15-20 हज़ार रुपए से काम शुरू किया था और आज करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं। तो कितना इजी है। आज हम क्या सोचते हैं, मेरे मन में जो आइडिया आया इसको तुरंत इंप्लीमेंट कर दें, यही सबसे बड़ा फेलियर का कारण है। यदि मान लो मुझे कपड़े का ब्रांड बनाना है, मैं 6 महीने 1 साल आपके पास नौकरी कर लूंगा। आप बोलोगे भाई मेरे पास जगह नहीं, मैं कहूँगा भाई फ्री में करवा लो राहुल भाई काम। मैं सुबह 10 बजे से रात को 10 बजे तक यहाँ बैठने तैयार हूँ, मुझे सीखना है काम, मुझे पैसे नहीं चाहिए। फिर भी क्या आप मना करोगे? नहीं। हर ब्रॉड माइंड वाला व्यक्ति ऐसे लोगों को चाहता है। आज मेरे पास मेरी टीम में 6 से 8 लोग ऐसे हैं जो मुझसे सैलरी नहीं लेते हैं, बोलते मुझे सीखना, वैसे आपके साथ काम करना। तो जब वो सीखने की नीयत से आते हैं ना, तब उनकी घड़ी में 5 कप भी नहीं बचता है, तब उनकी घड़ी में काम फिनिश्ड बचता है। काम फिनिश्ड, कि अब काम खत्म हो गया, चाहे 9 बजा हो, चाहे 10 बजा हो, चाहे 11 बजा हो। वो ये नहीं बोलते कि 6 बज गया भैया मेरा टाइम खत्म। वो क्या बोलते हैं, सर टास्क खत्म हो गया है। जब इस माइंडसेट के बच्चे 1 साल कहीं पे भी डट के काम कर दें, तो फिर जो ओनर होता है ना, जो एम्प्लॉयर होता है, उसका भी दिल होता है कि उसको सब सिखा दो जो मुझे आता है।
और जब आपको सब सीखने का मौका फ्री में मिलेगा तो आपको अपने जीवन के 4-5 साल गलतियां करने में बर्बाद नहीं करने पड़ेंगे। और जिसने ये किया है उस सब ने इतिहास लिखा है। तो आप 2 काम करो, एक ऑब्जर्वेशन करो और एक इंटर्नशिप करो। सर मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके काम में उनके पुराने जो मालिक हैं या पुराने जो एम्प्लॉयर हैं उन्होंने पैसे लगाए कि भाई ये पकड़ 2 लाख रुपए, सारे संसाधन तू इससे खरीद ले, काम शुरू कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, धंधा भी मैं कैसे लाना है वो मैं करवाऊंगा। आज हमने नोएडा में एक स्टूडियो बनाया, 2 बच्चे हमारे साथ काम करते थे, हमारे इवेंट में आते थे, फोटोग्राफी करते थे। जब मैंने उनका काम करने का जुनून देखा तो मैंने उनसे कहा तुम लोग स्टूडियो क्यों नहीं खोलते? बोले यार भैया 20-25 लाख रुपए कहाँ हमारा बजट है। मैंने कहा स्टूडियो खोलो, जो इन्वेस्टमेंट लगेगा मैं देता हूं तुम्हें, आदमी वो इन्वेस्टमेंट करेगा, मेहनत तुम्हें करनी है। एक भाई साहब को बताया भैया 25 लाख का काम है, इतना कमाई होगी, ये लड़के मेहनत करने तैयार हैं, तुम्हें बैठ के पैसा मिलेगा, हाँ या ना। 1 सेकंड में हाँ आ गया, एम्पायर शुरू हो गया, नया बिजनेस शुरू हो गया। और आपने तो खुद आके देखा है, पूरे समय मशीन चलती रहती है, एक आया दो, एक आया, एक गया, एक आया, एक गया। तो कितना सरल था। पर उसका मैंने 1 साल समर्पण देखा। हमारे इवेंट में वो जाते थे, अनुराग जी के जो इवेंट होते वहाँ जाते थे, मैं देखता था कि लेट के, उठ के, उस पर चढ़ के वो वीडियो, मतलब वो शॉट लेने के लिए कितना भी बड़ा रिस्क ले लेते, किसी भी पत्थर पे चढ़ के शॉट लेने के लिए खड़े हो जाते थे। तो दिखता था कि यार इनमें क्या पैशन है शूट करने का, क्या वीडियो फुटेज निकालते हैं, क्या आइडिएशन करते हैं। तो जब ये सारी चीजें देखी तो मन हो गया चलो इनके साथ काम करें। तो यदि मेरा मन हुआ किसी का भी होगा। तो बस उतने में आप यदि वो उतना साहस, उतना पेशेंस, उतना डेडिकेशन एक बार दे दो तो आपके फेलियर होने के चांस खत्म हो जाएंगे, कम नहीं होंगे, खत्म हो जाएंगे। क्योंकि आपने राहुल भाई को सारे अच्छे और बुरे काम करते देख लिया ना, उनकी सारी गलतियों से आपने सीख ले ली, आपकी गलती होने की संभावना खत्म हो जाएगी। ओके, मतलब प्रैक्टिकल बात है ना राहुल भाई। यदि आपने भी अपने जीवन में किसी को देख के कुछ चीजें सीखी होंगी तो आपने ये तो ऑब्जर्व किया होगा यार ये इसने गलती की है, ये मैं नहीं करूंगा। चित्रेश भाई, बहुत सारे लोग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन जैसे आपने भी बताया 90-95% बिजनेसेस जो हैं 1-2-3 साल में बंद हो जाते हैं। ठीक है, आपको क्या लग रहा है? वैसे आपने थोड़ा बहुत आंसर तो दिया है कि लोग सीखना नहीं चाहते, एकदम से आइडिया को इम्प्लीमेंट करते हैं इसलिए फेल हो जाता है। अगर इसको हम छोड़ दें, और क्या बड़ी रीजन है जिसकी वजह से लोगों के बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, और जो भी एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो ध्यान रखें इन चीज़ों का कि यार ये गलतियां नहीं करनी है जब हम अपना बिजनेस शुरू करेंगे या ऑलरेडी कर रहे हो तो कौन सी बड़ी गलतियां हैं? बहुत अच्छा सवाल है राहुल भाई। देखिए हर स्टेज पे अलग गलतियां होती हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल से आपके साथ शेयर करता हूँ। मान लीजिए आज मैंने बिजनेस शुरू किया, तो बिजनेस शुरू करते समय है ना, आपको अपना तन मन धन सब झोंकना पड़ता है स्टार्टिंग में। तो इनिशियली लोग क्या सोचते हैं, यार मैं थोड़ा थोड़ा करके देख लूं। तो आप थोड़ा थोड़ा करके टेस्ट जरूर करो, पर झोंकना आपको अपने आप को पूरा पड़ेगा। एक बार वो स्टेज जब निकलती है, मैं उसको बोलता हूं स्टार्टिंग स्टेज जो होती है, उस स्टार्टिंग स्टेज में आप ही चपरासी हो, आप ही चाय पिलाने वाले हो, आप ही झाड़ू लगाने वाले हो, आप ही सेल्समैन हो, आप ही मार्केटिंग वाले, सब कुछ आप रहोगे ही रहोगे। पर जिस दिन आप उस स्टेज से बाहर निकल जाओ और नेक्स्ट स्टेज पे जाओ, तो तुरंत अपने आप को पिवट करो, फिर आप अपनी टीम तैयार करो। तो लोग टीम तो तैयार करना चाहते हैं, पर टीम से काम अपने ही मन का करवाना चाहते हैं। ये सबसे बड़ा ब्लंडर करते हैं लोग। मतलब कैसे, आपने मान लो ग्राफिक डिजाइनर रखा, अब ग्राफिक डिजाइनर को आपने एक बार काम समझा दिया, अब आप उस पर छोड़ दो, पर आप वहां पे ना ग्राफिक डिजाइनर की कला पे शक करके अपने ईगो को बूस्ट बस करते हैं। वो कितना भी अच्छा बना के लाएगा, क्योंकि आपको बताना कि आप बॉस हो। आपको यार ये ऐसा नहीं है, ऐसा होता तो मजा आ जाता। अरे भाई तेरे को ही अपना दिमाग लगाना था, तूने ग्राफिक डिजाइनर रखा क्यों भाई? तू ही कर लेता वो काम। ये जब होता है ना, तो ये छोटी छोटी चीजें आपके टीम के दिमाग में फीड होती रहती हैं। यार इस आदमी को तो उंगली करने की आदत है, मैं अपनी जान भी लगाऊंगा तो आके उंगली करेगा कि पूरी जान क्यों लगाई। मैं अपनी गर्दन भी कटवा दूंगा तो कहेगा यार थोड़े नीचे से काटता है, तो अभी काम की नहीं मेरे। आप जब टीम बनाने वाली स्टेज में आते हो, तब टीम को पूरी अथॉरिटी दो, पूरा विश्वास दो, और उनकी छोटी छोटी चीजों पे टेस्ट करो ना भाई।
मान लो एक ग्राफिक डिजाइनिंग वाले ने आपको एक डिजाइन बना के दी फेसबुक ऐड के लिए, और वो मान लो आपको पसंद नहीं आई, तो भी 500 रुपए का ऐड लगा के उस पर देख लो, 1000 रुपए का ऐड लगा के देख लो। 140 करोड़ की जनता है भाई, तुझे पसंद नहीं आई तो इसका ये मतलब नहीं 139 करोड़ लोगों को भी पसंद ना आएगी। तो ये गलतियां सेकंड स्टेज पे होती है। फिर जब थर्ड स्टेज पे अब पैसा आना शुरू हो जाता है ना, और टीम भी बिल्ड हो गई, अब थर्ड स्टेज आ गया कि वो थोड़ा सा सक्सेस मोड में आ गया, अब पैसा आने लगा, थोड़ा थोड़ा होने लगा। अब यहां पे सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं लोग, यहीं सबसे ज्यादा बिजनेसेस फेल होते हैं। जैसे ही पैसा आना शुरू हुआ, वो बिजनेस का पैसा निकाल के शुरू कर देता है, दुकान खरीदो, घर खरीदो, कार खरीदो, प्लॉट खरीदो, अननेसेसरी चीजों में पैसा लगाना शुरू कर देते हैं, बिजनेस से पैसा निकाल के। फिर बिजनेस में पैसे की कमी होने लगती है, फिर वेंडर का पैसा रोक लो, टीम का पैसा रोक लो, माल एडवांस में ले लो। ये वाली स्टेज पे सबसे ज्यादा फेलियर होते हैं। एक बिजनेसमैन जिस दिन अपने धंधे के पैसे को निकाल के कहीं और डाइवर्ट करता है, वहां से उसके बिजनेस की पतन की शुरुआत हो जाती है। अब इसके बाद कुछ लोग इसमें भी सफल हो जाते हैं। अब इसके बाद जब सुपर सक्सेस वाले मोड में लोग आ जाते हैं, वहां पे गलतियां होती हैं आपस में, टीम में, पार्टनर्स में ना बनने की। जब तक पैसा नहीं कमाते ना, तब तक बहुत अच्छे मन मिले रहते हैं। जैसे ही पैसा आना शुरू होता है, तब मन में ये वहम आना शुरू हो जाता है कि ये तो कंपनी अपनिच ने ही बनाई है, राहुल भाई ने किया ही क्या, तो राहुल भाई का काय का 30%, मेहनत तो मैं कर रहा हूं। ये राहुल भाई भी सोचते हैं कि यार मेहनत मैं कर रहा हूं, मेरा केवल 30%, इसका 70% काय का। यहां सुपर सक्सेसफुल लोग फेल हो जाते हैं। अब इन सब जगह पे है ना, जो व्यक्ति ट्रांसपेरेंसी से बिना टैक्स चोरी करे एक नंबर में काम करता है, वही बाद में इन सब चीजों को आईपीओ तक लेके जाता है, और फिर बाद में आईपीओ से वो अपनी मैसिव ग्रोथ कंप्लीट कर लेता है। जब ये चारों पांचों मोड कंप्लीट हो जाते हैं ना, तो जो व्यक्ति पूरे ट्रस्ट के साथ टीम बनाता है, पूरे कन्विक्शन के साथ पार्टनर बनाता है, तो पूरी दुनिया को पार्टनर बनाने तैयार रहता है। आप देखो भारत में आज भी 5% बिजनेसमैन के भी आईपीओ नहीं आए। कितना बड़ा 95% बिजनेसमैन आईपीओ नहीं लाना चाह रहा है। आज मैं कई लोगों को जानता हूं जो 4 जनरेशन से एक दुकान की शटर खोल रहे हैं, एक दुकान से बाहर नहीं गए और बोलते हैं हमारा तो बहुत अच्छा धंधा चल रहा है। भाई तू धंधा कहां कर रहा है? बाप ने दुकान खोल के दी थी, उसकी शटर खोल रहा है और बंद कर रहा है। क्या धंधा किया तूने, बता। अरे मेरे पापा के समय पे हजारों का धंधा होता था, अब अपन करोड़ों का कर रहे हैं। भाई तब धंधा ही उतना ही होता था, तो तूने वो रुपए की वैल्यू तब उतनी थी, तो तुमने कोई धंधा नहीं बढ़ाया, वो तो अपने आप जो बढ़ गया वो बढ़ा है। तुम तो खाली मुनीम बन के बैठे थे उस दुकान पे बस। अच्छा पूछो भैया इसको अपन स्केल क्यों नहीं करते? विश्वास नहीं लोगों पे। गले पे क्यों किसी और को नहीं बैठाते? अरे भैया चोरी होगी। तो क्या हल्दीराम वालों के यहाँ चोरी नहीं हो रही? बीकानेर वालों के यहाँ चोरी नहीं हो रही? मुकेश अंबानी के यहाँ चोरी नहीं हो रही? इन सब लोगों ने छोटी छोटी चोरी पहले होने दी, फिर प्रोसेस बनाया कि चोरी कैसे रोके। जो मैं पहले बोला ना भी कि गलतियां करो तब तो पता चलेगा इसको सुधारना कैसे है। आज जो भी व्यक्ति बड़ा हुआ है, मान लीजिए मैं सोने चांदी के बैकग्राउंड से हूं, तो आज जैसे मैं अपने बहुत करीब लोगों से बोलता हूं कि यार हमारा इतना एक्सपांशन होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, बोल रहे अपन सोने चांदी के धंधे में, यार सोने चांदी के धंधे में किसी और पे विश्वास कैसे कर लें? भाई कल्याण ज्वेलर्स वाला कैसे विश्वास कर रहा है? पीसीजी ज्वेलर्स वाला कैसे विश्वास कर रहा है? तो यदि वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? प्रोसेस बनेगा, हो जाएगा। तो हर स्टेज पे बिजनेसमैन अलग अलग गलतियां करता है। आज भी भारत में बहुत मैसिव पोटेंशियल है। आज पूरा विश्व भारत में आके धंधा करना चाहता है, तो भारत के लोग भारत में धंधा क्यों ना करें? आज देखिए, आज अपन डेटा के लिए किस पे डिपेंडेंट है? गूगल पे। मैक्सिमम टेक्नोलॉजी के लिए हम किस पे डिपेंडेंट हैं? यूएसए पे। मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम किस पे डिपेंडेंट हैं? चाइना पे। तो क्या हम खुद नहीं कर सकते? यदि चाइना बना सकता है तो क्या हम नहीं बना सकते? हम एक ही रोना रोते हैं गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती। भाई तू खुद भी कितना एक्शन ले रहे हो, बता ना, कितना एक्शन ले रहा है? आज आप और मैं हजारों ऐसे युवाओं को जानते हैं जो पॉडकास्टर बनना चाहते हैं, जो यूट्यूबर बनना चाहते हैं,
जो कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, पर वो शुरू करते हैं और जो स्ट्रगल वाला टाइम होता है 6 महीने 1 साल, वहां पर दम तोड़ देते हैं। अभी जैसे मैंने आपको मशरूम वाले की बात की, वैसे एक और मेरा दोस्त है जो यहां से जरबेरा एक फूल होता है बड़ा, उसको एक्सपोर्ट करता है। एक और मेरा दोस्त है जो मोरिंगो का पाउडर बना के एक्सपोर्ट करता है। एक और मेरा दोस्त है जो कीड़ा जड़ी बोलते हैं, एक जड़ी होती है, इतने से कमरे में उत्पादन करता है कीड़ा जड़ी नाम की एक जड़ी का, और इतने से कमरे से सर वो साल का लगभग 1.5 करोड़ का उत्पादन निकालता है। 1.5 करोड़ बोल रहा हूं मैं इस कमरे से। तो ऐसे सैकड़ों चीजें हैं जो हम उत्पादन कर सकते हैं, पर हम करना नहीं चाहते हैं। आज इस वाले पॉडकास्ट की ये वाली लाइन पे बहुत सारे आपको कमेंट गाली वाले आएंगे, पर मैं फिर भी ये बात बोलूंगा, आज हमारे नौजवान 100% निकम्मे होने चाहते हैं। उनको ऐसा जॉब चाहिए कि ऐसे काउच पे बैठे रहें, रील स्क्रॉल करते रहें और पैसा आते रहना चाहिए, जो मुझे तो नहीं लगता संभव है। जिसको लगता होगा वो करता होगा, मेरे से तो नहीं आता भाई, मैंने बहुत मेहनत करके यहाँ तक आया हूँ। तो जिस भी व्यक्ति ने रिसर्च करके काम करके थोड़ी तपा है ना अपने आप को, सर वो छोटे छोटे इतने इतने कमरों से करोड़ों बना रहा है। एक और आपको बताता हूँ मैं। कोविड के पहले मैं पुणे में रहता था, कोविड के पहले मेरा एक फ्रेंड है, वो जबलपुर से पुणे आया, वो बोला मुझे मैथ्स शुरू करनी है, मैथ्स, पुणे में बहुत स्टूडेंट है, मैं मैथ्स शुरू करना चाहता हूँ। मैंने कहा देख भाई, मैथ्स हजारों लोग कर रहे हैं पुणे में, कुछ ऐसा कर जो कोई नहीं कर रहा है। उस समय हम दोनों ने डिस्कशन किया कि भाई अपन सलाद का काम शुरू करते हैं, स्प्राउट्स दो, सलाद दो, अलग अलग प्रकार की, रोज सलाद दो, 7 दिन में 7 प्रकार की सलाद लोगों को दो। भाई साहब वो हर दिन आज कम से कम 2,500 पैकेट सप्लाई करता है, 2,500 पर डे। 2,500 पैकेट में एक पैकेट को 10 रुपये भी कमाता होगा, 25,000 रुपये एक दिन में डेली अर्निंग कर रहा है। अभी देखो अपन नाम लेंगे तो लोगों को लगेगा अपन उनका प्रमोशन कर रहे हैं, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, पर ऐसे हर व्यक्ति को मैं व्यक्तिगत जानता हूं जिनकी मैं बात कर रहा हूं। चित्रेश भाई, जैसे आप बोल रहे थे ना, आज के नौजवान जो हैं, युवा जो हैं, वो बैठ के कमाना चाहते हैं, बिल्कुल आपने 100% एक्यूरेट बात कही है। और तभी मुझे ये पॉडकास्ट करके बहुत सेटिस्फैक्शन फील होता है चित्रेश भाई कि ये जो ऑडियंस है ना, जो हमारे पॉडकास्ट देख रहे हैं, ये एक्चुअली वो लोग हैं जो अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड करना चाहते हैं ना। जैसे आपने बताया, बिजनेस में लोग शुरू कर देते हैं लेकिन सस्टेन नहीं कर पाते, इसलिए उनके काम धंधे बंद हो जाते हैं। मैं एक दिन एक जिम में था, जब मॉर्निंग में मैं गया, तो मैंने एक बहुत ही अनोखी चीज़ एक एक्सपीरियंस की। मतलब नॉर्मली मैं जिम को डेली देखता था, तो मैंने देखा कि वहाँ पे 5-5 किलो के जो डंबल्स हैं वो बहुत सारे हैं, 7.5 किलो के भी बहुत सारे डंबल्स हैं, 10 किलो के भी कुछ हैं, 15 किलो के भी कुछ हैं। जैसे जैसे वेट बढ़ता जा रहा था ना, वो डंबल्स की संख्या कम होती जा रही थी। राइट? क्यों? जितने भी लोग जिम में जा रहे हैं वो सारे लोग अगर कुछ दिन तक मेहनत करें, सब लोग 20-20, 25-25, 30-30 किलो वजन उठा लेंगे। लोगों में डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस क्या है? आधे लोग जो हैं वो तो 5 किलो से आगे बढ़ने का जब स्टेप आता है उसी से पहले बाहर हो जाते हैं। कुछ लोग जो वो 7.5 से 10 किलो का स्टेप आता है उससे पहले बाहर हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोग 30 किलो या 40 किलो या 50 किलो की क्षमता के लोग नहीं हैं। हम सब लगभग वेट उठाने में बराबर की क्षमता के हैं, अगर हम जिम में बराबर एफर्ट्स डालें, बराबर टाइम दें। एग्रीड। लेकिन मतलब 40 किलो का एक ही डंबल रखा है, 50 किलो का तो है ही नहीं डंबल। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि कंपटीशन जो है ना वो नीचे वाले स्तर पे है। जब आपको 5 किलो के डंबल्स उठाने हैं तो बहुत सारे लोग खड़े हैं। वैसे ही बिजनेस में भी शुरू तो हर कोई करना चाहता है, इतना सारा कंपटीशन है, लेकिन वो 1 साल जो मेहनत करते हैं लोग, फिर वो बड़े डंबल्स उठाने की तैयारी कर लेते हैं। लोग जो है ना वो ये छोटे डंबल्स में ही खत्म हो जाते हैं। तो मैं लोगों को यही बोलता हूं कि जैसे जैसे आप ये मेहनत कर लोगे ना, कुछ महीने की, कुछ साल की, उसके बाद लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। 30 किलो 40 किलो का एक डंबल रखा होगा और उठाने वाले सिर्फ तुम ही होगे। तो वैसे ही बिजनेस में है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। अनुमति तो मैं एक फ्रेमवर्क से ये बात समझाता हूं। हम लोग सब लोग ग्रोथ के पीछे भागते हैं। ग्रोथ जो जी शब्द से बनता है, ये हमारे ABCDEF फिर जी आता है, उसके पहले 6 वर्ड्स और आते हैं। सबसे पहला एटीट्यूड बनाओ, ए से एटीट्यूड। आप एटीट्यूड बनाओ कि मुझे धंधा करना है, ये एटीट्यूड होता है। माइंडसेट एटीट्यूड है कि मुझे तो धंधा करना ही है।
उसके बाद बिलीफ अपने आप पे करो कि मैं ये धंधा कर सकता हूं। फिर कंसिस्टेंसी से लगातार काम करो, डेडिकेशन देते रहो, अपनी एनर्जी को उस लेवल पे लेके जाओ कि आप सही फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट हो जाओ। उसके बाद ग्रोथ किसी धंधे में ना आए तो मुझे आके जो सजा देनी है दे दो। जिस व्यक्ति ने ये 6 वर्ड्स को अच्छे से आत्मसात किया है और इसको समझा है, एफ और इस एफ पे फ्रीक्वेंसी हाँ सही लोग हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी, हम जब अच्छी एनर्जी में रेजोनेट होने लगते हैं तब हमारे जीवन में राहुल भाई आते हैं, तब हमारे जीवन में संजय कथुरिया आते हैं, तब हमारे जीवन में अमर चौधरी आते हैं, तब हमारे जीवन में मनमोहन योगी आते हैं, तब हमारे जीवन में बशिष भाई आते हैं। आप उस लेवल पे पहुंचो तो कि उनके साथ फ्रीक्वेंसी पे कनेक्ट हो पाओ। अभी आप और मैं बैठ के कोई बात करेंगे और जो व्यक्ति हमारी एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे कनेक्ट नहीं हो रहा है उसको हमारी बातें पसंद नहीं आएंगी। वो 5 मिनट बाद बोलेगा राहुल भाई मेरे को किसी से काम है, चलता हूं। अब देखो कई डिस्कशन ऐसे होते हैं, अपन बड़ी गंभीर चर्चा में बैठ रहे हैं तो कोई आदमी चर्चा छोड़ के चले आता है, होता ना, क्यों? क्योंकि उसको तो बातें पल्ले नहीं पड़ रही, उसको तो बाउंसर जा रही हैं। तो ग्रोथ का एकदम सिंपल फॉर्मूला है, आप अपने पहले ABCDEF को मजबूत बनाओ, उसके बाद लाइफ में ग्रोथ ना आए ऐसा मैंने कोई आदमी देखा ही नहीं है। एकदम सिंपल चीज है। ओके पैसा इंपॉर्टेंट है चित्रेश भाई लाइफ में? बहुत इंपॉर्टेंट है सर। देखिए पैसा तो जैसा मैंने बोला गाड़ी का फ्यूल है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, पर जिस दिन आपको ये पता चल जाए कि मेरे लिए क्या इनफ है, उस दिन के बाद पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ये बात समझने में मुझे तो 40 साल लग गया। जिस दिन आपको, फिर से रिपीट करता हूं क्योंकि लोगों को ये बात समझने में शायद थोड़ा मुश्किल जाए, जिस दिन आपको समझ में आ जाए ना, इस पर एक बुक भी है, इनफ इज इनफ, जिस दिन आपको ये समझ में आ जाए ना कि आपके जीवन में कितना पैसा इनफ है, उसके बाद आप अपनी बाकी की भूख पे काम करते हो, पैसे की भूख खत्म हो जाती है। क्योंकि उसके बाद आपको ये पता चल जाता है कि पैसा कैसे मेरे पास आए बिना एफर्ट के। एक हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, दीपक जी नाम है उनका, वो बोलते हैं ऐसा करे बिना भी पैसा आ जाए ना, मतलब उंगली हिलाए बिना भी आपके पास पैसा आ जाए, तब आप पैसा कमाना सीखे हो। तब तक तो आप मजदूरी कर रहे हो। तब तक क्या कर रहे हो आप? मजदूरी कर। पैसा कमाना कब सीखे? जब आपको ऐसा भी ना करना पड़े और पैसा आना शुरू हो जाए। तो वो तभी बनता है जब आप ब्रॉडर माइंडसेट से, जहां से हमने बातचीत शुरू की थी, जब आप ब्रॉडर माइंडसेट से लंबे समय के लिए गेम खेलने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लो कि 5 साल इस गेम में मैं अपना सब कुछ लगा दूंगा जो मेरे पास है, चाहे मेरा नेटवर्क हो, चाहे मेरा पैसा हो, चाहे मेरी एनर्जी हो, चाहे मेरा टाइम हो, चाहे मेरा एफर्ट हो, हर चीज जो परमात्मा ने मुझे दी है मैं 5 साल पूरा झोंक दूंगा अपने आप को। उसके बाद तो आपको उंगली नहीं हिलानी, पैसा आएगा ही आएगा। मतलब अपने बीच कितने लोग हैं जिनके पास आ ही रहा है ना। राइट। आज आपने नेपोलियन हिल की बुक तो जरूर पढ़ी होगी, पढ़ी नहीं पढ़ी? तो वो बुक कब लिख के गए थे? कितने साल हो गए उनको बुक लिखे? 70-80 साल तो हो गए होंगे। 1940s आज उनकी तीसरी जनरेशन उस बुक की रॉयल्टी कमा रही है, खा रही है। तो क्या आज नेपोलियन हिल उंगली हिला रहा है? वो तो खुद हिल के चले गए, पैसा तो आ रहा है, दूसरी तीसरी पीढ़ी पैसा ले रही है। तो उन्होंने उस एक बुक को लिखने के लिए कितना टाइम, एनर्जी, एफर्ट लगाया होगा। तो जब नेपोलियन हिल कर सकते हैं तो आप और मैं क्यों नहीं कर सकते? कल जितेंद्र अड़िया जी के साथ बैठा तो उन्होंने एक लाइन बोली जो यहां पे चिपक गई। वो बोले जिस दिन आप अपने जीवन का फ्री टाइम का 33% समय अपने गोल के बारे में केवल सोचने में लगा दोगे, उस दिन आप कोई भी गोल को अचीव कर सकते हो। कितनी बड़ी बात है। यदि आपके पास दिन में 6 घंटे हैं फ्री, उन 6 घंटे में से 2 घंटे डेडिकेट कर दो कि मुझे केवल सोचना है। जब आपने कपड़े का इतना बड़ा ब्रांड बनाया तो कई समय ऐसे होंगे कि आप खाली अकेले बैठ के सोचते हो यार ये फेल हो गया, मैं यहाँ पे क्या गलती मुझसे हुई, क्या गलती हुई, कैसे मैं बड़ा करूं कॉर्बेट को, कैसे बड़ा करूं, कैसे बड़ा करूं, कैसे बड़ा करूं, कैसे बड़ा करूं। और ये सोचते सोचते आप सो जाते होगे और दूसरे दिन तीसरे दिन आप नहा रहे होगे और आपके मन में आइडिया आ गया, अरे ये काम तो मैंने किया ही नहीं था यार, इसलिए फेल हो रहा था मैं। ऐसा हुआ नहीं हुआ?
तो वो कब आया, वो थॉट कब निकल के आया, जब आपने अपने दिमाग को 1-1.5 घंटे वो थॉट के साथ रेजोनेट किया ना कि मुझे कुर्बत को बड़ा बनाना है, बड़ा बनाना, बड़ा बनाना, बड़ा बनाना, बड़ा बनाना, बड़ा बनाना। जब वो यहाँ पे छप गया ना, आपने यूनिवर्स को कमांड दे दी कि भैया ये चाहिए ही चाहिए है, मैंने अपने जीवन का 33% समय इसमें लगा दिया, मुझे चाहिए, ये समझ लो। वो शाहरुख खान का एक डायलॉग है ना, कोई भी चीज़ शिद्दत से चाहो तो पूरा यूनिवर्स लग जाता है उस काम को करने में। वो सच है सर। देखो, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन का एक्सपर्ट नहीं हूं, पर सच बता रहा हूं राहुल भाई, आज तक जो कुछ भी मैंने परमात्मा से बोला कि ये चाहिए, वो मुझे मिला ही मिला है। मेरी इच्छा यदि बेंटली लेने की नहीं है तो ही बेंटली मेरे पास नहीं आई, बाकी तो मैंने जो चाहा परमात्मा ने भर भर के दिया। मैंने बोला मुझे एक ट्रेनर के साथ काम करना है, परमात्मा ने 100 की लाइन लगा दी। आज मुझे रिजेक्ट करना पड़ता है कि भाई मेरे पास समय नहीं है, पर लाइन खत्म नहीं हो रही है। तो खाली शिद्दत से उससे मांगने की देर है। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं अनुराग ऋषि, वो एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि मांगने वाले की औकात मत देखो, देने वाले की जात देखो। जिसने अंबानी को दिया है, मान लो अंबानी जी के पास 10 लाख करोड़ है, तो उसके लिए तो 10 लाख करोड़ चिल्लर है भैया। तो यदि वो उसको चिल्लर बांट सकता है तो तुमको क्यों नहीं बांटेगा? हम तो डेयरिंग नहीं कर रहे सोचने की कि मैं भी 10 लाख करोड़ कमा सकता हूं। आप कितने भी लोगों से मिलो, जितने भी लोगों से मिलो, आप बोलो आपके जीवन का क्या सपना है? सर इतना पैसा कमा लूं कि बस काउच पे बैठ के मेरी जिंदगी आराम से कट जाए। 10 में से 9 लोगों का ये डायलॉग होता है। आपने ऐसा जिस भी व्यक्ति को बोलते सुना होगा ना कि चित्रेश भाई मुझे 2030 में 100 करोड़ रुपए कमाना है, वो भी सफल नहीं होता है। पर जिस भी व्यक्ति से यह बात करते सुना होगा ना कि चित्रेश भाई मुझे जीवन में 100 करोड़ कमाना और इस 100 करोड़ से मैं ये काम करूंगा, उसके पास यदि 100 करोड़ ना आया हो तो आप बताओ, सोच के देख लो आप। जब आपने एम्पायर शुरू किया तो क्या आपके पास इतने पैसे थे कि इतना शानदार ऑफिस बनाओ? थे क्या? डेफिनेटली नॉट। पर दिया ना भगवान ने, क्योंकि आपने इससे बड़ा नहीं सोचा था राहुल भाई। जिस दिन आप इससे बड़ा सोचोगे उस दिन वो भी आएगा, जिस दिन उससे बड़ा सोचोगे उस दिन वो भी आएगा। हमें हमारे बचपन से हमारे दिमाग में जो चीजें फीड कर दी ना, पैसा बड़े मुश्किल से आता है, पेड़ पे नहीं उगता, जितने चादर होती, ये फालतू बातें हैं ना। ये मेरे दिमाग में भी थी 35-40, जब तक मुझे समझ में नहीं आया। पर जब वो बातें क्लिक हुई दिमाग में, उसके बाद से सारी लाइफ इतनी सहज सरल हो गई है। मैंने भी 12-12, 15-15 घंटे मजदूरी की है भाई साहब, सच बता रहा हूं। मतलब जिसको मैं मजदूरी बोलता हूं ना, दिन भर काम करने को, मैंने भी बहुत की है। पर एक व्यक्ति जीवन में आए, अनुराग ऋषि, उन्होंने 4-6 सवाल पूछे, ना समझाया ना बताया, 4-6 सवाल पूछे और दिमाग घूम गया। उसके बाद से सोच लिया भैया क्वालिटी काम करना है, कम काम करो, क्वालिटी काम करो, सुकून कमाओ। अपन जब डिस्कशन करते हैं तो डिस्कशन पता लास्ट में कहां पहुंचता है? जब लोग बोलते हैं क्या कमाना है, क्या करना है, तो ये डिस्कशन पहुंचता है कि इतना पैसा आ जाए कि गांव में एक जमीन खरीदूं, सुकून से खाट लगा के गांव में बैठूंगा, ऑर्गेनिक खेती करूंगा, ऑर्गेनिक, यही सब बातें आती ना। हर कन्वर्सेशन पैसे के बाद सुकून पे पहुंचता है। यदि आज मैं सुकून से जिंदगी जी रहा हूं तो मैं वो सब तो अचीव कर चुका हूं ना। तो सुकून से जीने के लिए जो चीजें चाहिए वो सब आज मेरे पास है। परमात्मा के आशीर्वाद से अच्छी फैमिली है, अच्छी वाइफ है, अच्छे बच्चे हैं, अच्छे दोस्त हैं। बच्चा एक ही है, बच्चे निकल गया, बच्चा एक ही है। अच्छे दोस्त हैं, अच्छे पार्टनर हैं। तो इन सब का शुक्रिया अदा करो भगवान से कि भगवान आपने मुझे इतना इतना वेल्दी बनाया कि मेरे पास ये सब है। किसी के पास शरीर अच्छा नहीं है, किसी के पास फैमिली अच्छी नहीं है, किसी के पास वाइफ अच्छी नहीं है, किसी के पास तो दोस्त ही नहीं है यार। आज भारत में या कहीं पे भी यदि 100 सुसाइड हो रही है ना, उन 100 लोगों का आप डेटा उठा के देख लो, 95 लोगों के पास कोई ऐसा आदमी नहीं था जिसके कंधे पे सर रख के हुए बोल दे कि यार मैं इस दुख में हूं। और वो आप केवल अपने दोस्त से बोल पाते हो। तो आप अपने भाई को अपना दोस्त बना लो, अपनी बीवी को अपना दोस्त बना लो, अपने मां बाप को अपना दोस्त बना लो, किसी को भी बना लो ना। यदि उस मोमेंट पे एक आदमी उसका हाथ पकड़ के बोल देना, अरे कुछ नहीं भाई,
भाई खड़ा है तेरे साथ, यदि वो सुसाइड करे तो आप बोलो। मतलब ये बात बोलते हुए मैं इमोशनल रहा हूं, क्योंकि मेरे जीवन में कुछ ऐसे मित्र रहे जिन्होंने हाथ पकड़ के बोला कि यार मैं खड़ा हूं, चिंता मत करना। 2008 में उससे एक बड़ा ब्लंडर हुआ। उस समय मैंने बहुत फाइनेंशियल लॉस किया अपने लाइफ में, मतलब उस समय की लाइफ का सबसे बड़ा अमाउंट मैंने लॉस किया। मैंने अपनी बहन को फोन लगाया, मैंने कहा दीदी सब कुछ चला गया। तो दीदी ने इतने लाइट मोमेंट, उस मोमेंट को इतना लाइट कर दिया मेरी बहन ने, राहुल भाई, वो बोलती तू तो है ना, कितना नुकसान हुआ, छोड़ दे, किसी को देना तो नहीं है, देना तो पता कितना देना है। उस एक लाइन ने मुझे जिंदा कर दिया वापस। तो ऐसा एक व्यक्ति, चाहे आपकी बहन हो, चाहे आपका भाई हो, आपका दोस्त हो, आपके माँ हो, आपका कोई भी फैमिली मेंबर हो, एक लाइन ये बोल देना तो देश में सुसाइड होना बंद हो जाए। सर आज हमारे दोस्त हमने किसको बना लिया है? सारी बातें किस पे शेयर करते हैं? फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, इस पे शेयर करते हैं। मुझे आपके खिलाफ कोई भड़ास होगी तो मैं यहाँ सामने बैठ के नहीं बोलूंगा, आपके यूट्यूब के कमेंट पे लिख दूंगा राहुल भाई तुमने ये सब क्यों किया। अरे भाई, मुंह दिया भगवान ने, शरीर दिया भगवान ने, कार दी भगवान ने, बैठ कार पे जा, राहुल के सामने बैठ के बोल कि राहुल भाई तुमने ऐसा क्यों किया। राइट। तब सुलझेगी ना बात, यूट्यूब पे सुलझ जाएगी क्या? तो एक भी कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में है ना जो ये बोल दे आपका हाथ पकड़ के कि भाई चिंता मत कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, बस वहां से आपकी जीवन में ग्रोथ आनी चालू हो जाती है। वंडरफुल। तो लोगों के लाइफ में 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख फॉलोअर हैं, पर 20 दोस्त नहीं है। 20 लोग ऐसे नहीं है जो आपके क्रूशियल टाइम में, आपके कठिन समय में आपके साथ खड़े हो जाएं। 2 भी नहीं है। एक भी है ना सर किसी के जीवन में तो आत्महत्या तो कभी नहीं करेगा। ही विल नेवर डू ब्लंडर्स, क्योंकि गलती कितनी भी बड़ी हो आपकी जान से छोटी ही होगी। आप कितने भी करोड़ का लॉस कर लो, आपकी जान से सस्ती है। आप 100 करोड़ लेके बैठ जाओ मार्केट में और बोलो मुझे 4 आंख दे दो, देखो कितने बेचने वाले मिलते हैं आपको। तो भगवान ने 2 आंखें आपको 100 करोड़ रुपए की दी हैं, तो पूरा शरीर कितने करोड़ का होगा? तो कितनी बड़ी गलती करोगे। मेरे एक दोस्त ने कोई बहुत बड़ा घाटा किया, ऐसे 2-3 लोग बैठ के चर्चा कर रहे थे, ऐसा करा वैसा हो गया। बोलता भाई देख ये मैंने ही कमाया था ना, मैं दोबारा कमा लूंगा, गया तो ठीक है ना, इसको कमाने का हुनर तो मेरे पास है ना, फिर से कमा लूंगा, क्या चिंता है, तुम मेरे साथ हो, मैं फिर कमा लूंगा, चिंता मत करो। शॉर्ट आउट हो गई बात। लोग जो गया है ना, उस गया के लिए परेशान नहीं है, जो गया है उसके बारे में सोच सोच के परेशान है। यदि वो थिंकिंग और थॉट के बीच का डिफरेंस समझ लेना, उसके बाद से ये सारे ब्लंडर होने ही बंद हो जाए। थोड़ा और डिटेल में समझाता हूं, लोगों के लिए सरल हो जाएगा। थिंकिंग मतलब भगवान ने आपको कोई थॉट दिया, वो एक थिंक हो गया। तो लोग है ना, इसका बस डिफरेंस समझ जाए ना, थिंकिंग, थॉट्स। मैं उसको थोड़ा सरल करता हूं, हिंदी में समझाता हूं। विचार देते हैं भगवान, परमात्मा, यूनिवर्सल एनर्जी है ना, वो अच्छे भी आते हैं बुरे भी आते हैं, पर जब आप उसको पकड़ के बैठ जाते हो ना, तब वो सोचने की तरफ पहुंच जाता है। और जब आप उसको बहुत लंबे समय तक पकड़ लेते हो ना, तब वो आपके लिए जहर बन जाते हैं। विचार आना बिल्कुल बुरी बात नहीं है। लोग बोलते हैं एक आदमी के दिमाग में 60,000 70,000 विचार आते हैं, उन 60-70,000 में से नए विचार तो कुछ ही आते हैं, बाकी सब तो रिपीटेड होते हैं। आप अपने आप को, आप बताओ, जिस समय आप काम करते हो, किसी भी काम में डूबे हो, अपने आप को डुबाया हुआ है, उस समय विचार आता है कोई? आप जिम जाते हो या क्रिकेट खेलते हो, जिस भी काम में आपका बॉडी और माइंड दोनों एक्टिव हैं, वो काम करते समय आप बताओ विचार आ जाए तो? यदि आप दौड़ के बॉलिंग करने जा रहे हो तो आप जब शुरू करोगे ना, तब बस विचार आएगा कि यहां टप्पा हो जाए, इतनी स्पीड हो जाए। जैसे आप मोमेंटम में आओगे ना, फिर वो विचार नहीं आता। आता है क्या? नहीं, उस टाइम नहीं आता। तो जिस दिन लोग इसका डिफरेंस समझ जाए ना, तो जीवन की बहुत सारी समस्याओं का हल हो जाए। बहुत सिंपल है लाइफ। परमात्मा ने हम लोगों को सब कुछ इतना शानदार बना के भेजा है ना, हर चीज, चाहे वो दिमाग हो, बुद्धि हो, चेतना हो, सब कुछ
हमने आधुनिकता वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने के चक्कर में सब कुछ को डिग्रेड कर लिया है। जिस दिन हमें जैसा भगवान ने भेजा उस रूप में हम अपने आप को समझ जाए ना, उसके बाद जीवन से 95% चीजें तो खत्म हो जाएंगी जो समस्याएं हैं। चित्रेश भाई, एक प्रॉब्लम जो हमारे सोसाइटी में है, स्पेशली क्योंकि हम बिजनेसेस की बात कर रहे हैं, तो एक इशू ये है कि लोगों के पास ना बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं और वो बिजनेसेस शुरू करना चाहते हैं। अच्छी बात यह है कि लोग बिजनेसेस शुरू करना चाहते हैं, तो आप कोई ऐसे 4-5 बिजनेसेस बता सकते हैं जो बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट में शुरू किए जा सके, 40-50 हज़ार या 1 लाख तक के इन्वेस्टमेंट में? बिल्कुल। पहले तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रीफ्रेम करना चाहूँगा, आप अनुमति दो तो। मैं ऐसा मानता हूँ जीवन में प्रॉब्लम कुछ है ही नहीं, आप खाली इस शब्द को अपने डिक्शनरी से साइड करके ना इसको बदल दो। आप ये बोलो चैलेंज है लोगों को, प्रॉब्लम ना बोलो, चैलेंज बोलो। यहीं से माइंडसेट का गेम चेंज हो जाता है। तो लोगों को चैलेंज जो हैं, मैं आपको 4-5 ऐसे बिजनेस बताता हूं जो मैंने खुद देखे अपनी आंखों से लोगों को करते हुए, और जिसमें नाम मात्र के इन्वेस्टमेंट है। देखिए, सबसे पहले तो बिजनेस के पहले आप ये समझो कि आपका खुद का स्किल सेट किस प्रकार का काम करने में मजा आता है। जैसे मान लो कोई स्पोर्ट्समैन है, आप उसको डेस्क पे बैठने वाले जॉब या काम दे दोगे ना, तो शायद वो कंफर्टेबल ना हो। जब वो कंफर्टेबल नहीं होगा तो अपना 100% ऑल इन नहीं कर पाएगा। पर आपको उसको कोई एडवेंचर वाला, कोई चैलेंज वाला, कोई दौड़ने भागने वाला काम दे दो तो उसको बहुत मजे से करेगा। तो पहले तो अपने खुद के पोटेंशियल को पहला स्टेप है समझना, पहचानना, जानना। तो ये जो चैलेंज है, चैलेंज शब्द बस को हम बदल लें, 4-5, अच्छा सॉरी, हाँ, हम प्रॉब्लम को चैलेंज में कन्वर्ट कर लें, पहली चीज। फिर अपने स्किल सेट को जान लें, दूसरी चीज। अब होती है कौन सी चीजें करना चाहिए, तो मैं लोग अपने अपने स्किल के हिसाब से चूज कर लें, अपनी अपनी चॉइस के हिसाब से चूज कर लें। देखो, जैसे मैंने आपको अभी बीच में भी एग्जांपल दिया था मशरूम का। मशरूम का बिजनेस एक 20 बाई 20 या 15 बाई 20 या 10 बाई 10 की जगह से शुरू कर सकते हैं। भारत में 3 लाख से ज़्यादा गांव हैं, हर गांव से शुरू होने वाला है बिजनेस है। इसमें कोई विशेष इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, इसमें 2 इन्वेस्टमेंट चाहिए। एक इन्वेस्टमेंट चाहिए टाइम का, दूसरा इन्वेस्टमेंट चाहिए ट्रेनिंग का। बाकी तो जो बिजनेस इन्वेस्टमेंट इसमें चाहिए ना, वो गांव में समस्या के रूप में ऑलरेडी है। आज अपन देखते हैं, दिल्ली में अपन रहते हैं तो अपने को पता है पार्ली जला देते हैं। पार्ली मशरूम के उद्योग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। भूसा चाहिए होता है, भूसा हर गांव में उपलब्ध है। आप ट्रेनिंग लो, मशरूम के बीज गवर्नमेंट के जितने एग्रीकल्चर कॉलेज में वहां पे मिलते हैं, ट्रेनिंग भी वहां पे मिलती है। वहां पे जाओ, ट्रेनिंग लो और शुरू कर दो। यदि आप ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो आप कमेंट में लिख के बताओ, मैं आपको उन लोगों को जिनको मैं जानता हूं जिन्होंने जीरो से बैंकॉक तक अपने धंधे को पहुंचाया, मैं उनके साथ कनेक्ट कर दूंगा। राहुल भाई, आप जितना ताकत उतना उत्पादन करो, उतना माल वो खरीदने के लिए आज तैयार है। जितनी ताकत बोल रहा हूं मैं, मतलब आप 100 किलो, 200 किलो, 500 किलो दिन भी खरीद उत्पादन करके उनको दे दो ना, तो खरीदने तैयार है, क्योंकि उनके पास इतनी डिमांड है। क्योंकि मशरूम से मेडिसिन बन रही हैं, मशरूम से दुबले होने वाले, मोटे होने वाले पाउडर बन रहे हैं, मशरूम डे टू डे खाने में यूज होने लगा है। आज देखो हर बड़ी होटल में मशरूम मसाला सब्जी मिलती है। तो इतना कंजम्पशन हो गया है ना मशरूम का कि कोई व्यक्ति कितना भी उत्पादन कर ले, केवल मैक्सिमम 50,000 रुपए बहुत है आपके पास, आप उसमें शुरू कर सकते हो। छोटे से शुरुआत हो जाती है, 5-10 हज़ार से आपका एक्सपेरिमेंट शुरू हो जाता है। 2-3 बार एक्सपेरिमेंट करो, जब आपको पूरा सिस्टम क्रैक हो जाए, जब आपका कोड क्रैक हो जाए कि यार अब तो सब कुछ सेट हो गया है, उसके बाद कर लो स्केल। फिर तो गांव में क्या जगह की कमी होती है, उसके लिए चाहिए झोपड़े जैसा घर जहां पे ठंडक मेंटेन की जा सकती हो, बस। तो एक तो उद्योग है कि आप मशरूम का बिजनेस शुरू कर लो। दूसरा, मैं लोगों को बोलता हूं कि धंधा मत ढूंढो, सबसे बड़ी समस्या ढूंढो। आज किसी भी बड़े शहर में चले आओ, हर शहर में आपको कचड़े का अंबार का एक ढेर पहाड़ मिल जाएगा, है ना। अपन जब आते हैं तो गाजियाबाद के पास हम देखते हैं, सर जीन्स का, अभी जो अपन ने स्टूडियो बनाया इसमें आपने इंसुलेशन के लिए एक फोम खरीद के लगाया होगा। जीन्स पैंट से ये फोम बनता है, उसके लिए खाली आपको एक मशीन चाहिए जो कटिंग अच्छी करती है और उसको एकदम छोटा छोटा बारीक रेशे में डिवाइड कर देती है।
ये दोनों मशीन मिला के हायर साइड पे बोल रहा हूँ 60-70 हज़ार रुपए में मशीन आ जाती है। आज कितने स्टूडियो बन रहे हैं, पॉडकास्ट स्टूडियो, जितने स्टूडियो बन रहे हैं हर जगह इंसुलेशन की ज़रूरत है, घरों में इंसुलेशन की ज़रूरत है। ये ऐसा उद्योग है 50-60-70 हज़ार रुपये में शुरू हो जाएगा, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। कितना ईजी है। और जब आप ये काम करते हो तो आप कचरे को भी कम कर रहे हो। तीसरा, गांव गांव में एक काम शुरू किया जा सकता है जिसको हम बोलते हैं केंचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट, ऑर्गेनिक खाद जिसको हम बोलते हैं। इसके लिए भी आपको गांव में इसका रॉ मटेरियल फ्री मिल रहा है। आप यदि अनुमति दो तो मैं केस स्टडी आपके साथ शेयर करता हूं जबलपुर शहर की। जबलपुर शहर में, यदि आप अनुमति दो तो नाम भी बोल दूं भाई, ये प्रमोशनल नहीं है, एक ओम फर्टिलाइजर के नाम से, ओम वर्मी कंपोस्ट के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन ने, हमारे वहां एक पनागर नाम से जगह है जहां पे डेयरियां ही डेयरियां थी, उधर पे वहां की समस्या थी गोबर। उसने सब लोगों से वो समस्या खरीद ली और गोबर उठाने के भी पैसे लेता है अब वो, और उसका बनाता है वो केंचुआ खाद। और आज उसका सर मैं गोदाम देख के आया था, मुझे लगता है कम से कम 20-30 हज़ार स्क्वायर फीट का गोदाम है, पूरा बोरियों से भरा है, फ्री में माल बना रहा है। खाली उसकी कॉस्टिंग आती है जगह की और कॉस्टिंग आती है लेबर की, और 30-40 रुपए किलो तक बेच रहा है। 2 रुपए किलो से लेकर उसके पास 40 रुपए किलो तक का माल है। फ्री में शुरू किया जा सकता है। व्हीट ग्रास आज इतना बिक रहा है, व्हीट ग्रास पाउडर, वो आप 100x100 की 10x10 की जगह से 100 स्क्वायर फीट से शुरू कर सकते हो। ऐसे स्प्राउट्स का जो मैंने बिजनेस की आपसे चर्चा की कि मेरा एक दोस्त है जो स्प्राउट सलाद बेचता है पूना में, उसमें बताइए क्या इन्वेस्टमेंट है। आपने यदि पहले 100 कस्टमर या 50 कस्टमर से भी शुरू किया, आज आप बताओ राहुल भाई, आप ऑफिस आते हो, यदि ऑफिस आते से ही आपको टेबल पे एक अच्छा स्प्राउट्स का बॉक्स मिल जाए तो क्या आप दोपहर में खाने के साथ वो खाना पसंद नहीं करोगे? 100%। यदि इसके लिए कोई आपसे 100 रुपये मांगे और यहां आके दे जाए तो क्या आप लेना पसंद नहीं करोगे? कितना इजी बिजनेस है। 100 लोगों के लिए स्प्राउट्स बनाने में कितना खर्चा आएगा? ज्यादा से ज्यादा 3,000, 4,000 रुपये, 5,000 रुपये। 50% का शुद्ध मुनाफा है तो आप 50,000, 1 लाख तो छोड़ दीजिए, 5,000 से धंधा शुरू किया जा सकता है। बस चाहिए क्या? प्रॉब्लम ढूंढो, उस पर रिसर्च करो और प्रोडक्ट ऐसा बना दो बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके कि उस प्रॉब्लम को, समस्या को खत्म कर दे। अपने दिल्ली में एक सोसाइटी है नवजीवन सोसाइटी के नाम से, उधर पिछले 4 सालों से एक भी कचरा, 1 ग्राम कचरा सोसाइटी के बाहर नहीं गया। उन्होंने पूरा सिस्टम ऐसा बना लिया, जितना गीला कचरा आता है, मतलब किचन वेस्ट जो आता है, उसका वो खाद बनाते हैं, और जितना सूखा कचरा आता है उसको या तो रिसाइकल को दे देते हैं या रीयूज करने दे देते हैं या उसके कोई प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो उन्होंने कुछ तो कंट्रीब्यूशन किया वो कचरे के ढेर को कम करने में। मैं बोलता हूं 0.001% कंट्रीब्यूशन उनका हो रहा होगा, पर हो तो रहा है कंट्रीब्यूशन। यदि ये जिम्मेदारी आप और मैं समझ लें तो हम नए उद्योग भी बना सकते हैं, पैसा भी बना सकते हैं और देश की समस्या को खत्म करने में एक योगदान दे सकते हैं। एक स्टोरी सुनाने की आप अनुमति दो तो मैं बोलूं। एक जंगल में आग लगी तो एक चिड़िया चोंच से पानी लेके जा रही थी और आग पे डाल रही थी। तो एक दूसरा प्राणी बोलता है कि यार इससे कुछ आग नहीं बुझेगी। तो बोलती है इससे आग नहीं बुझेगी मुझे पता है, पर जब इतिहास लिखा जाएगा तो बोला जाएगा कि मैं आग बुझाने वालों में थी, देख के तमाशा देखने वालों में से नहीं थी। तो जो आपने बिजनेस की बात की ना सर, खाली ये सोच आप ले आओ ना अपने मन में कि यार देश की ये समस्या है, मुझे सरकार को कोसना नहीं है, मैं क्या कंट्रीब्यूशन कर सकता हूं, मुझे वो करना है। इस माइंडसेट से जब शुरू करोगे तो दोस्त 50,000 रुपए में ऐसे 500 आइडिया आपको मिल जाएंगे जो देश की समस्याएं भी खत्म करेंगे और आपकी पर्सनल ग्रोथ भी करेंगे और देश के डेवलपमेंट में भी योगदान देंगे। वैसे तो मैं आपके लिए 10-15 लिख के लेके आया था। हाँ, एक और मैं आपको आइडिया बताता हूं। उज्जैन में और बनारस में 2 लोगों ने, अलग अलग कंपनियों ने काम शुरू किया। वो उज्जैन महाकाल मंदिर से पूरे फूल लेते हैं, बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर से पूरे फूल लेते हैं, उनको सुखाते हैं, उसकी धूप बत्ती बनाते हैं। अब बताइए इस धंधे के लिए आपको क्या इन्वेस्टमेंट चाहिए? क्या हर गांव में, हर शहर में मंदिर नहीं है?
है ना? मंदिर में फूल भी चढ़ रहे हैं ना? हमें उन फूल का रीयूज करके कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो बेच सको। भैया लोग गोबर जो होता है ना, गाय का गोबर, उसके कंडे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नीम की दातून एक्सपोर्ट कर रहे हैं छोटे छोटे गांव से। मेरा एक दोस्त है, वो ब्लू टी बना के बेचता है। अब उसके लिए बताइए क्या आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए? इन सारे काम में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, खाली इंटेंट चाहिए कि मेरे को कुछ करना है। आप इंटेंट के साथ काम करो, सारे काम होते हैं। मेरा एक दोस्त हैंडमेड सोप बेचता है। अब आप बताओ, हैंडमेड सोप बनाने के लिए कितनी बड़ी जगह चाहिए आपको भाई? 100 स्क्वायर फीट की जगह सफिशिएंट है। डेली के वो 600-700 सोप बेचता है। एक सोप में 2 रुपए के आसपास कमाता है। डेली का 1500 रुपए कमाता, महीने का 45,000 रुपए। मैंने पूछा भाई इस पूरे धंधे में इन्वेस्टमेंट कितना लगा? बोला 3-4 बार किस्त में मेरे 22-23,000 रुपए अब तक लगे। बोला बाकी जो रोज रॉ मटेरियल लेता हूं, रोज बिकता है, उसमें तो कोई पैसा लगा ही नहीं है। इतने धंधे हैं ना राहुल भाई जो 50,000 में शुरू किए जा सकते हैं। और जितनी बातें मैंने आपके पॉडकास्ट पे आके बोली है, हर व्यक्ति के संपर्क सूत्र मैं आपको दे सकता हूं। क्योंकि मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं कि मैं ये ना लगे कि प्रमोशन कर रहे हैं हम। ये सारे बिजनेस करने के लूफा, एक ऑर्गेनिक लूफा जो हम कई जगह तुरैया बोलते हैं, कई जगह रिरुआ बोलते हैं, उसका सर जो लूफा, नहाने वाला लूफा आता है, वो मेरा एक दोस्त बना रहा है, भर भर के बेच रहा है। अब उसमें क्या इन्वेस्टमेंट चाहिए बताइए? खाली सीखने का इन्वेस्टमेंट चाहिए, ट्रेनिंग लेने का इन्वेस्टमेंट चाहिए। बाकी सब संसाधन तो हर गांव हर शहर में है। सीखना शुरू करो, बेचना शुरू कर दो। इतनी सारी चीजें हैं ना राहुल भाई कि ये पॉडकास्ट 3-4 घंटे लगातार चल सकता है। हमारे पास समय की सीमा ना हो तो मैं आपको और 10 आइडिया बता दूं। मैं तो देखिए लिख के लेके आया हूं। इतने सारे बिजनेस हैं। देखिए हैंडमेड सोप की मैंने बात की, मशरूम की बात की, धूप की बात की, मसाले, आप खड़े मसाले खरीदना शुरू करो। भारत में कई स्टेट ऐसे हैं जहां पे खड़े मसाले, एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाता हूं क्योंकि मैं गांव के परिवेश से हूं। तो मेरे एक मित्र ने बोला चित्रेश भाई आपके इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स के साथ इतने अच्छे रिलेशन है, सबके साथ पारिवारिक माहौल वाला रिश्ता है, हर आदमी के घर पे जाके आप खाना खाते हो, पर आप इनको इनकैश नहीं करते हो। तो मैंने उसको एग्जाम्पल दिया। मैंने कहा भाई एक गांव में 4 टाइप के किसान होते हैं। पहला किसान होता है जो धनिया का उत्पादन करता है, धनिया काटता है और बाजार में 20 रुपए किलो जाके बेच आता है। दूसरा किसान होता है वो धनिया को थोड़ी बड़ी होने देता है, उसका धना बनाता है, फिर धना बेच देता है 200 रुपए किलो। मैंने कहा तीसरे टाइप का किसान होता है जो उस धने को पिसवाता है और बेच देता है। और चौथे टाइप का किसान होता है जो उस धने को ऑर्गेनिक धना बनाता है, उसकी शानदार ब्रांडिंग करता है और उस धने को 1,000 रुपए किलो बेचता है। तो मैंने कहा मैं चौथे नंबर का किसान हूं। मुझे पता है 20 रुपए किलो की धनिया को 1,000 रुपए किलो कैसे बेचना है। जिस दिन वो 1,000 रुपए किलो वाली स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगी उस दिन मैं बेच लूंगा। मुझे पता है इनका यूज कहां करना है, कब करना है, कैसे करना है। तो मसाले का उद्योग देखो, आप धना खरीदो, धना 200, 150 सर सीजन में तो सर 60 रुपए किलो धना मिलता है। उसका धनिया पाउडर बनाओ, डबल में बेचो। अब बताइए क्या ये कठिन काम है? इसलिए कितना पैसा चाहिए आपको? खाली एक मशीन चाहिए ना, मिक्सर ग्राइंडर जो धना पीसती है। और क्या चाहिए? हर व्यक्ति शुद्ध खाना खाना चाहता है। आप शुद्ध मसाला बेचिए। आज मिलेट्स का इतना ट्रेंड है, आप मिलेट्स की बनाइए बिस्किट्स, आप मिलेट्स के बनाइए पापड़, आप मिलेट्स के बनाइए, सैकड़ों चीजें बन रही हैं आज। इतने सारे उद्योग हैं ना जो 50,000 लाख रुपए में शुरू किए जा सकते हैं, जिनकी गिनती नहीं है। और बोलिए तो और मैं 5-10 बता दूं, आप बोले तो। लूफा भी मैंने आपको बताया। तो ये सारे जो बिजनेस है ना सर, हर बिजनेस को, रीयूजेबल डाइपर सर इस समय ट्रेंडिंग बिजनेस होने वाला है। आज देखो आपके मेरे दोनों के बच्चे छोटे हैं तो हमने बहुत सारे लाखों रुपए के डाइपर खरीद लिए। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों के लिए रीयूजेबल डाइपर बना रहा है। उसने सारे जो कंसर्न होते हैं माओ के कि हाइजेनिक होनी चाहिए, गीलापन नहीं होना चाहिए,
वो सारी चीज़ों को टेस्ट कर करके एक प्रोडक्ट डेवलप किया। आज वो प्रोडक्ट सर उसके पास इतनी डिमांड है कि वो ख़त्म नहीं कर पा रही। जब उससे मेरी मुलाकात हुई और मैंने पूछा कि इस बिज़नेस को शुरू करने में कितना पैसा लगा, तो बोलती भैया एक सिलाई मशीन लगी थी और लगभग मैंने 5-7 हज़ार रुपये के कपड़े खरीदे थे टेस्टिंग के लिए, उसके बाद मैंने कोई निवेश नहीं किया, मुझे तो एडवांस ऑर्डर का पैसा मिला। अब सिलाई मशीन कितने की आती होगी? 4-5 हज़ार की आती है। 12,000 15,000 मान लो सर, और 5,000 के कपड़े, 20,000 में उद्योग शुरू हो गया। आज उसके पास 100-150 लेडीज काम कर रही हैं, 100-150 मशीन लगा के बैठी है। कितने काम है सर। मैं क्या बोलूँ, आप समस्याएं ढूंढो, बड़ी प्रॉब्लम्स को ढूंढो, उनको बैकवर्ड इंटीग्रेशन प्लान करो कि इस समस्या को मैं खत्म करने में मेरा योगदान क्या दे सकता हूं। आज एक और मेरी फ्रेंड है जिसको मैंने आपसे भी मिलवाया था, रिचा कपिला, आज वो कितना अच्छा बिजनेस कर रही हैं। तो क्योंकि उन्होंने भी एक समस्या को समझा और उस समस्या का समाधान ढूंढा, और देखिए आज बिजनेस बन गया। तो मैं ये बोलता हूं, ये मत सोचो कि मैं कौन सा बिजनेस शुरू करूं, आप ये सोचना शुरू करो कि मैं कौन सी समस्या का समाधान करने में अपना योगदान देना शुरू करूं। जिस दिन इस माइंडसेट से आप घर से बाहर निकलोगे, आपको कदम कदम पे धंधा दिखेगा और कदम कदम पे धंधा बनाने के रास्ते मिलेंगे। जिसने ये सोच बना ली उसको धंधा ढूंढने जाना नहीं पड़ेगा, धंधा उसके पास चल के आएंगे और वो धंधा करेगा। वंडरफुल। चित्रेश भाई, जनरली हम जो पॉडकास्ट करते हो घंटे भर का होता है, लेकिन बात करते करते का कैसे 1.5 घंटा निकल गया पता नहीं चला। मुझे लग रहा है एक और पार्ट 2 करना पड़ेगा। एंड आई एम श्योर आज के इस पॉडकास्ट में लोगों को बहुत सारी लर्निंग मिली होगी। थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया और इतने सारे बिजनेस आइडियाज़ भी लोगों को बताए। सो जनरली पॉडकास्ट में ये रहता है ऑडियंस को लर्निंग मिलता है, लेकिन ये ऐसा पॉडकास्ट था जिसमें मुझे भी पर्सनली बहुत सारी लर्निंग मिली है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो शायद अपनी लाइफ में मैं भी इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। सो थैंक यू सो मच चित्रेश भाई, आप हमारे पॉडकास्ट में आए, आपने अपना कीमती वक्त दिया, मुझे बहुत मज़ा आया। राहुल भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं लास्ट एक लाइन बोल के ख़त्म करूँगा। मेरे जीवन का उद्देश्य ये है राहुल भाई कि जो मैंने 20 साल काम करके जो मेरे जीवन में गलतियाँ की हैं, उन गलतियों से मैंने जो सीखा है, यदि वो सीख किसी के भी काम आ सकती है तो मुझे उससे पैसे नहीं चाहिए, मैं सीख फ्री में देने तैयार हूँ। बस सीख लेने के बाद वो इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि अक्सर जब अपन कोई चीज़ फ्री में देते हैं ना तो लोग उसकी वैल्यू नहीं करते। तो मैंने जो भी सीखा है पूरे जीवन में, किसी भी व्यक्ति के जीवन में वैल्यू ऐड हो सकती है, तो मैं भगवान को शुक्रिया अदा करूंगा कि मुझे मौका दिया किसी के जीवन में वैल्यू ऐड करने का। थैंक यू वेरी मच राहुल भाई, थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच। अच्छा, जिसने भी अभी तक पॉडकास्ट देखा है, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ट्यून। आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते थे, उसमें से समय निकाल के आपने पॉडकास्ट देखा है, इसका मतलब ये है आप अपने आप को बेटर करना चाहते हैं। सो एक तो आपने अपने आप को ना फिल्टर कर लिया है फ्रॉम द ऑडियंस जो कुछ भी देख रहे हैं इंटरनेट पे, ठीक है। तो आपने ये पॉडकास्ट देखा, थैंक यू सो मच। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना भाई, बहुत अच्छे अच्छे पॉडकास्ट लेके आता हूँ। चित्रेश भाई के चैनल्स की भी डिटेल्स डाल रहा हूँ, सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड यू विल गेट टू लर्न अ लॉट। Thank you so much. Take care.